देखिए, बिल्कुल पहले तो मैं आपको बात कराता हूं, हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी मौजूद हैं और बजट पर जो चर्चा हो रही है इस पर बात करने के लिए हम इनसे बात करते हैं। सर, मुख्यमंत्री जी ने एक नई पहल की और पहल ये कि अब विधायकों से, सांसदों से पूछा जाए, लोगों के बीच में जाकर पूछा जाए कि किस तरह से उनकी अपेक्षाएं क्या हैं। आप इसे किस तरह देखते हैं? ये देखिए, एक बहुत अच्छा प्रयास है और जब सर्व सहमति से, सबकी सहमति से बजट आएगा, सबके विचार विमर्श से बजट आएगा, तो निश्चित तौर पर जो बजट होगा वो जनोपयोगी होगा, गरीब के हित में होगा, गरीब लोगों के उत्थान के लिए होगा। तो मुख्यमंत्री जी का ये जो प्रयास कि बजट के समय बजट पेश करते हुए सबसे चर्चा की जाए, उसी कड़ी में हमने भी एक प्रयास किया है कि अब की बार जो बजट सत्र का जो एक सत्र के और दूसरे सत्र के बीच में 20 दिन का अवकाश, और उस अवकाश के दौरान हमारे सभी विधायक बजट प्रस्तुत होने के पश्चात उस बजट के अंदर क्या परिवर्तन की आवश्यकता है, क्या बजट की बारीकियां हैं, क्या हर विधायक की जरूरत है, वो उस बजट के अंदर आएगी। मैं समझता हूँ उससे एक बहुत अच्छा बजट जो है जनता के सामने आएगा। अच्छा, चूंकि चर्चा मुख्यमंत्री कर रहे हैं, सलाह ले रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या आपकी तरफ से क्या सलाह जाएगी मुख्यमंत्री जी के लिए कि किस तरह से बजट में प्रावधान करना? नहीं, देखिए, हर विधायक से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बजट के प्रावधान के लिए लिख करके अपनी मांगे भेजिए कि आपके क्षेत्र में किस प्रकार से कौन कौन से प्रोजेक्ट जो हैं उनकी प्रायोरिटी है। तो निश्चित तौर पर जब सभी विधायकों से पूछ करके बजट बनेगा, उनकी अपेक्षाओं के अनुसार बजट बनेगा, तो निश्चित तौर पर वो बजट सभी लोगों के हित में होगा। अच्छा, आपकी तरफ से भी एक नई बात रखी गई, आपकी तरफ से कहा गया कि एक अलग से बजट और होना चाहिए विधानसभा के लिए, वो क्या था? नहीं, देखिए, वो हमारी जो वित्तीय स्वायत्तता है, आज हालांकि बजट पास करती है विधानसभा पूरे प्रदेश का, लेकिन विधानसभा को ही फिर दोबारा उन जो अधिकारियों से उसकी सहमति लेनी पड़ती है, उसको फिर से दोबारा जो भी कोई हमारा बिल आता है उसको वहाँ भेजना पड़ता है। बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर स्वयं जो विधानसभा के अंदर जो सेक्रेटरी हैं, एक बार बजट अलॉट होने के पश्चात उस बजट का कैसे उपयोग करना है वो वहाँ पर होता है। हमने भी यही कहा है कि बजट के अंदर जो स्वायत्तता है जो विधानसभा को मिलनी चाहिए। अच्छा, 2024 का चुनाव भी अब पास ही आ गया है, तो इस बजट को चुनाव से कितना जोड़कर देखा जाए? नहीं, देखिए, ऐसी कोई विशेष मुझे नहीं लगता कि अभी आवश्यकता भी है, और अभी तो बहुत दूर है चुनाव जो विधानसभा का है। हाँ, लोकसभा का चुनाव आ रहा है। लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से जो केंद्र का बजट सर्वहित के अंदर जो आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है, वो आपने देखा कि किस प्रकार से हर वर्ग का ख्याल उन्होंने इस बजट के अंदर रखा है। और विशेष तौर पर अब की बार जो मध्यम वर्ग है, चाहे वो व्यापारी है चाहे वो कर्मचारी है, उन सब का ख्याल इनकम टैक्स के अंदर रिबेट दे करके उन्होंने रखा है। हरियाणा के लोग जानना चाह रहे हैं, केंद्र सरकार ने तो तोहफा दे दिया, हमारी तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से क्या तोहफा मिलेगा? वो आपको मुख्यमंत्री जी बताएंगे। तो हमारे साथ विधायक नीरज शर्मा भी मौजूद है, उनसे साथ के साथ जान लेते हैं, चूंकि वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। नीरज जी, आप बताएं कि सेशन की चर्चा अब थोड़ी देर में शुरू होने वाली है, बजट को लेकर मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं, तो आप क्या सलाह देने वाले हैं? बजट में क्या नया प्रावधान आप चाहते हैं? नहीं, ये कई गलतफहमी है मीडिया के सर्कल में कि आज मुख्यमंत्री जी ने बजट पे चर्चा के लिए विधायकों को बुलाया है। बजट पे चर्चा के लिए जहां तक मेरी जानकारी है, शाम को सिर्फ दिल्ली में सांसदों के साथ मीटिंग है, विधायकों के साथ भी नहीं। मेरे को तो साहब ऐसा निमंत्रण नहीं है। आप सलाह क्या देना चाहेंगे? कौन सी चीज़ ऐसी जो कि आप कहेंगे कि बजट में इस चीज़ का प्रावधान होना चाहिए? मैं गलती को सुधारना चाह रहा हूँ मैं आपकी को, जो मीडिया में गलत परसेप्शन आज बना हुआ है। ऑलरेडी मुख्यमंत्री जी का डीओ लेटर आया पड़ा है। पहले उन्होंने विधायकों से 10 फरवरी को बजट पे चर्चा करनी थी, 31 जनवरी तक हम सब सुझाव मांगे थे लिखित में, हम सब लोगों ने दे दिए थे। अब जो हमारा रिसेस टाइम होगा, मुख्यमंत्री जी बजट पे चर्चा उस समय करेंगे। उसी की बात कर रहा था। अच्छा, एक चीज़ बताएं कि फिर वही उसी सवाल पे आ रहा हूँ, मैं तीसरी बार इसी सवाल को पूछ रहा हूँ, आप क्या चाहते हैं, बजट में क्या प्रावधान होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि जो ये विकास का पैसा है ना, हर विधानसभा में सबको बराबर मिलना चाहिए। जैसे पीछे मैंने HRDF का प्रश्न लगाया कि पूरे हरियाणा में कितना पैसा खर्च हुआ और NIT 86 में कितना खर्च हुआ। बड़ा दुख हुआ जब सरकार की तरफ से जवाब आया कि साहब NIT 86 में तो 11 रुपये भी नहीं दिए HRDF के। तो सरकार को चाहिए कि जो भी उनकी डेवलपमेंट की एजेंसी हैं, चाहे PWD है, चाहे लोकल बॉडी है, विकास का पैसा सब जगह 90 की 90 विधानसभाओं में बराबर बांटा जाए।
इसका पैसा तमाम जगहों पर बराबर बांटा जाना चाहिए। हमें दिखाई दे रहे हैं देवेंद्र बबली, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि देवेंद्र बबली क्या कहते हैं बजट को लेकर। तो देवेंद्र बबली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लाइव हैं देवेंद्र बबली जी हम लाइव पर हैं। आप ये बताएं कि बजट को लेकर जो चर्चा हो रही है, आपने किस तरह से देखते हैं उसको, जिस तरह मुख्यमंत्री लगातार विधायकों से, सांसदों से और आम लोगों से बात कर रहे हैं? देखिए, समाज के लोगों का ध्यान रखते हुए एक अच्छा बजट हमारी सरकार देने का काम करेगी। फीडबैक के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार मीटिंगें लेकर पूरे हमारे जो चुने हमारे विधायक साथी हैं, चाहे मंत्री लोग थे, सबसे फीडबैक लिया है उन्होंने और एक अच्छा बजट हमारी सरकार प्रदेश को देने का काम करेगी। पंचायत मंत्री हैं, आपने कौन सी ऐसी डिमांड रखी है, क्या बदलाव आप चाहते हैं बजट में, क्या एलोकेशन आपको लगता है कि होना चाहिए, क्योंकि प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है कि बबली साहब ने क्या कहा? देखिएगा, आज से पहले की सरकारों में सिर्फ और सिर्फ गली और नाली और चौपाल तक हमारा विकास, गांव का संपूर्ण विकास क्यों मैं नहीं कहूँगा, इन 3 चीज़ों में गांव का विकास रोक रखा था। इसी को गांव का विकास मानते थे। हमने उस परिभाषा को बदला, हमने 9 स्तरीय कार्यक्रम चलाया। उसके अंदर हमारी एजुकेशन को हम कैसे इंप्रूव करें, स्कूलों के जो है उनको सुधार के साथ साथ अपनी ई-लाइब्रेरी, पहला प्रदेश है जो अब माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे ये देश में लागू किया कि हमारा जो प्रदेश में हम ई-लाइब्रेरी लेकर आए, अब ये पूरे देश में हर गाँव तक जाएगी। साथ में जिम जो पहले बड़े कस्बों में होता था, आज गांव तक हम ले जाने लग रहे हैं। हमारी माताओं के लिए, बुजुर्ग माताओं के लिए हमारा संस्कृति भवन बनाकर, ताकि वो अपना समय व्यतीत कर सकें। पार्क गांव में लेकर जाने लग रहे हैं हम लोग। हम पूरी फिरनियों को तैयार करा के उस पर स्ट्रीट लाइट कैमरे के साथ सेफ्टी सिक्योरिटी देना चाहते हैं। कम्युनिटी सेंटर हम बढ़ाना चाहते हैं। जितने हमारे ग्राम सचिवालय हम उनको आधुनिक करना चाहते हैं, नवीनीकरण, सौंदर्यीकरण करके। कहने का भाव, जो शहर में सुविधाएँ हैं 100% मैं नहीं कह सकता कि हमारा गांव शहर में तब्दील हो। हाँ, आज शुरू होगा, आने वाले 10-15 साल में बिल्कुल शहर की तर्ज पे ये विकास आपको रास्ते पे नजर जरूर आएगा। उसकी हम शुरुआत हमारी सरकार कर चुकी है। गाँव में आप शुरुआत कर चुके हैं, लेकिन सरपंच नाराज चल रहे हैं, ई टेंडरिंग को लेकर विवाद है और वो काफ़ी नाराज आपसे भी है। नहीं, मेरे तो ये तो एक, मैं तो ये कह सकता हूँ कि इससे कहीं ना कहीं जो पुरानी सरकारों के अंदर एक जो डिमक, करप्शन रूपी डिमक लगी हुई थी, उस पर ईमानदारी का मनोहर बबली का स्प्रे चल रहा है। उससे हो सकता है कि कुछ लोगों को तकलीफ हो, लेकिन ये जनता का पैसा है और ये प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए लगेगा। ये इंश्योर करना हम चुने प्रतिनिधियों की ड्यूटी है, चाहे उसमें हमारे सरपंच प्रतिनिधि हों, चाहे हमारी समितियाँ, हमारे जिला परिषद विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, मंत्री, सबकी ड्यूटी, हम उस पर काम पर लगे हुए। ये बता पाने में या ये समझा पाने में कहाँ चूक हो रही है, क्यों नहीं सरपंच समझ पा रहे हैं, आखिर क्यों एक विवाद ई टेंडरिंग को लेकर? देखिए, सरपंच सभी समझे हुए हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, सरपंच सभी समझे हुए हैं। प्रदर्शन भी कर रहे हैं सरपंच। अब वो कौन लोग कर रहे हैं, मैं उसके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। सरपंच अपने गाँव के विकास में जनता की जवाबदेही पे काम पे लग चुके हैं और जो पैसा हमने दिया है 31 मार्च तक जो खर्च करना है, उसके करीबन ये कह सकता हूँ कि मैं काफ़ी हद तक 60-70% सरपंच ने उसके प्रस्ताव डाल के उस काम को कराना शुरू कर दिया है। अच्छा, कई बार बात सामने ये आती है कि देवेंद्र बबली जी जब समझाने के लिए जाते हैं तो धमका के चले जाते हैं, एक तरह से कॉल बैक की बात करने लगते हैं, उनको चोर तक कह दिया जाता है, इस तरह की कई जगह से बात आती है। आप मेरी कोई भी स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए, ये खुद ही अपनी स्टेटमेंट को खुद ही अपने आप बोलते रहते हैं। मैंने तो नहीं कहा अभी, अब 1.5 करोड़ रुपए लगाए, मंचों में बोलते हैं 5 किले बेच के सरपंच बना हूँ, ऐसे बनाऊँ वैसे बनाऊँ। मैं नहीं बोला कुछ भी। देखो, वो चुने प्रतिनिधि, मैं सम्मान करता हूँ उनका, वो खुद बोलते हैं, खुद ही उसको अपनी स्टेटमेंट को मेरी स्टेटमेंट बना देते हैं। बबली एक मर्यादित आदमी है। हाँ, मैं स्पष्ट बोलता हूँ, साफ बोलता हूँ, सच्चा बोलता हूँ, और वो आदमी वही बोल सकता है जो ईमानदार से अपने पद पे काम कर रहा हो। मैं फिर निवेदन करूँगा आप लोगों के माध्यम से, भाई इन सड़कों पे कुछ रखे, जाके गाँव की गलियों को ठीक करो, गाँव की नालियों को ठीक करो, गाँव के अंदर स्कूलों को ठीक करो, गाँव में अपनी हमारी ई-लाइब्रेरी बनाओ, गांव के अंदर जो हमारे स्टेडियम है उनको ठीक करो, गांव के अंदर फिरनियाँ ठीक करा के लाइट लगवाओ, उनके ऊपर आप कैमरे लगा के गांव को सेफ्टी और सुरक्षा देने का काम करो, पार्क बनाने का काम करो, गांव में सफाई अभियान चलवाओ बार बार। आप चुने प्रतिनिधि हो, गांव को बड़ी उम्मीद है। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, काम करें, काम के लिए सरकार उनके साथ है। वो 1 कदम बढ़ाएंगे, हम 4 कदम बढ़ाएंगे, वो 4 बढ़ाएंगे, हम 10 कदम बढ़ाएंगे। ये कुछ ब्लॉकों में वो पॉलिटिकल उसको रूप दे दिया है। हमारे जो विपक्ष के मेरे साथी हैं, वो मैं उनके बयान सुन रहा हूँ, भाई सरकार, लोग जवाब मांग लेंगे। आप लोगों को भी इंटरव्यू लीजिए, आमतौर पर जो नॉर्मल एक हमारे ग्रामवासी हैं उनमें जाके पूछिए, क्या इस प्रणाली से? अब कोर्ट में गए थे लोग, कोर्ट में गए थे, कोर्ट ने क्या कहा? आप कोर्ट का फैसला भी तो आ जाएगी ना। कोर्ट ने तो कहा भी ये एक अच्छी ई टेंडरिंग प्रणाली का प्रदेश की सरकार ने अडॉप्ट किया है, उससे काम में गुणवत्ता भी आएगी, समय तरीके से भी होगा और अकाउंटेबिलिटी भी तय होगी, पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा। पैसे का दुरुपयोग नहीं हुआ। प्रदेश की जनता आपको सुन रही है, उन्हें आप क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि प्रदेश की जनता इस बात पे अब कंफ्यूज हो गई कि ई टेंडरिंग सरकार कह रही है कि लोगों के फायदे के लिए है, सरपंच कह रहे हैं कि ठीक नहीं है, नाराज है, तो लोगों को क्या समझाना चाहिए? देखिए, मैं हरियाणा प्रदेश की जनता को, आज हमारा पढ़े लिखे युवा हैं, पढ़ी लिखी पंचायतें बनी हैं, उसमें से भी आप देखेंगे कि मैं इक्का दुक्का नहीं कर रहा हूँ, बहुत कम लोग हो सकता है 10-20% हों ब्लॉक वाइज।
80% सरपंच काम में लग चुके हैं और आम जनता में जब आप जाएंगे, हम भी फीडबैक ले रहे हैं। हमने फीडबैक लिया है कि इस प्रणाली से प्रदेश को और हमारे गांव को फायदा होने जा रहा है। सिर्फ आप उस पर काम कीजिए, अगर उसमें कहीं कोई दिक्कत है। पहले आपके सुझाव आए थे, सरकार ने फौरी तौर पर अमल करके उनको अमेंडमेंट करने का हमने काम किया। मैं वही सवाल दोबारा पूछ रहा हूँ कि जनता जो है इससे आप क्या कहेंगे? ई टेंडरिंग को ये किस तरह समझे? आखिर ई टेंडरिंग है क्या जिसका विरोध हो रहा है? नहीं, पढ़े लिखे मैं कह रहा हूँ, सब पता है सबको। हाँ, जनता को ही पता है सब। जनता को हर तरीके से, आप किसी भी गांव में चले जाइए, आप गांव में आप 10-20 जो युवा पढ़े लिखे लोग हैं उनसे एक बार पता कर लीजिए, वो बता देंगे ई टेंडरिंग से नुकसान या फायदा है। जो लोग अभी तक विरोध है उन्हें समझाने की पूरी कोशिश है और उनसे बार बार अनुरोध भी कर रहा हूँ मैं तो आप लोगों के माध्यम से कि अगर कोई इसमें इश्यूज हैं तो आप आएँ, बताएं, उससे बैठ के बातचीत हो सकती है। ये देवेंद्र बबली हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि ई टेंडरिंग को लेकर जो विवाद हो रहा है ये पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं। सरपंच जो हैं उनको समझा लिया जाएगा, कुछ लोग अगर नाराज हैं तो उन्हें समझा लिया जाएगा। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो प्री बजट सेशन शुरू किया, जो लोगों के बीच से चर्चा हो रही है, विधायकों से, सांसदों से, आम लोगों से जो बातचीत हो रही है, इससे बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा प्रदेश को। जो बजट वाली बात होगी कि आखिर आने वाले समय में कितना फायदा होगा, जिसके लिए बजट का भी हमें इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि अभी बैठकों का दौर चलता रहेगा। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।